वो बज़ाहिर कुछ नहीं बोला, मगर उसे पैदा होने वाले हालात का बखूबी अंदाजा हो रहा था। पुनाई खान अपनी रुसवाई और जग हसाई को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वो कदम पटकता हुआ वहां से बाहर निकल गया। बातो खान ने महफिल जश्न को बर्खास्त करने का हुक्म दिया। बिरकाई खान के एजाज में दी गई ये महफिल बदमज़गी पर तमाम हुई थी। जमालुद्दीन अल-मराही के खिलाफ चलाई गई जारहाना मुहिम में अब तेजी आने लगी। उमरा के साथ साथ रैयत में भी उसके लिए नफरत का इजहार दिखाई देने लगा। ये सब गाजी अब्दुल्ला शाफई और उसके हलीफ जमात का किया धरा था। उन्होंने रैयत में ये हवा उड़ा दी थी कि दरअसल साबिक नौ उम्र सुल्तान सैफुद्दीन अबू बकर को माजूल करने के पीछे जमालुद्दीन अल-मराही की जाती हवसे इख्तदार का हाथ था। ऐसे उमरा जिन्हें वो खुसूसी मुराद और आला ओहदों का लालच देकर साथ मिलाए हुए था, वो भी अब उससे नजरें चुराने लगे थे। जमालुद्दीन अल-मराही को वाज़े दिखाई दे रहा था कि उसकी दाल मजीद नहीं गलेगी। आने वाले वक्त में कोई न कोई बड़ी मुसीबत उसकी जान को आएगी। बाजी पलटती दिखाई दे रही थी। उसने संजीदगी से इसके बारे में सोचना शुरू कर दिया। सुल्तान मिस्र के लिए जो नाम अभी तक मजलिस इंतखाब के पास पहुंचे थे, उनमें नजमुद्दीन अयूब और अमादुद्दीन इस्माइल शामिल थे। ये दोनों शख्स अयूबी खानदान से ताल्लुक रखने के बायस अवाम में निहायत मकबूल थे। जमालुद्दीन अल-मराही का ताल्लुक किसी बड़े हुक्मरान खानदान से साबित नहीं था, इसलिए ज्यादा इम्कान इसी फैसले का था कि उसे ओहदा सुल्तानी से रद्द कर दिया जाएगा। नजमुद्दीन अयूब के बारे में वो अच्छी तरह जानता था कि वो उसे किसी सूरत भी नहीं बख्शेगा। सिर्फ अमादुद्दीन इस्माइल ही ऐसी शख्सियत उसे दिखाई दी जिससे उसे तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो सकता था। उसने खुफिया तौर पर अमादुद्दीन इस्माइल की हिमायत का मंसूबा बनाया। उसने 20 शव्वाल 637 हिजरी को एक तवील मुरासला इमादुद्दीन इस्माइल के नाम तहरीर करके बौलबक रवाना किया, जिसमें उसकी मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी के अलावा नजमुद्दीन अयूब की गिरफ्तारी की भी इस्तदा की गई थी। इस मुरासले में नजमुद्दीन अयूब की अल-करक में मौजूदगी और हाकिम करक अल-मुल्कुल नासिर के ताउन का भी जिक्र किया गया था। इसके साथ साथ उसने नजमुद्दीन अयूब से हथियाए गए इलाकों का भी जिक्र किया था, जो कि अमादुद्दीन इस्माइल ने कुछ अरसा पहले अपने कब्जे में लिए थे। उसने वाज़े किया कि नजमुद्दीन अयूब बिलादे मिस्र का सुल्तान बनने के बाद इस कदर मजबूत हो जाएगा कि बिलादे शर्किया की वापसी उसके लिए कोई मुश्किल बात नहीं होगी। बिलादे शर्किया और बिलादे फलस्तीन और लबनान पर अपनी हुकूमत मजबूत रखने के लिए जरूरी होगा कि अमादुद्दीन इस्माइल आगे बढ़कर अल-करक में मौजूद नजमुद्दीन अयूब को फौरी तौर पर हिरासत में ले ले। अगर देर हो गई तो मामला हाथ से निकल जाएगा। जमालुद्दीन अल-मराही ने इस कदर फसाहत और बलागत से ये मुरासला तैयार किया था कि अमादुद्दीन इस्माइल नामा पढ़कर वक्त की नजाकत बखूबी समझ गया। उसने बिलादे मिस्र की अहमियत को समझते हुए फौरन कूच का मंसूबा बना लिया। उसका पहला हदफ अल-करक था, जहां अल-मुल्कुल नासिर दाऊद हाकिम था। अल-करक को अपनी सल्तनत में शामिल करने के बाद वो नजमुद्दीन अयूब को भी गिरफ्तार कर सकता था और फिर बिलादे मिस्र तो खुद उसे दावत दे रहा था। दूसरी जानिब मोतिउद्दीन थोड़ी देर में उस लड़की के हमरा उसके गांव पहुंच गया। लड़की के बयान के मुताबिक गांव नजदीक ही था, मगर जब वो उसके साथ चला तो मालूम हुआ कि गांव कम से कम 2 घंटे की मुसाफत पर था। रास्ते में भूख ने सताया तो मोतिउद्दीन ने एक छोटी सी जंगली बूटी के फल से पेट का जहन्नुम ठंडा किया। वो लड़की ताज्जुब से उसका मुंह तकती रही। मोतिउद्दीन ने गहरी नजर गांव पर डाली तो उसे अजीब सा महसूस हुआ कि जैसे ये गांव मुस्तकिलन यहाँ आबाद नहीं था, बल्कि इसे कुछ ही अरसा पहले यहाँ आबाद किया गया हो। अपने इस एहसास को वो कोई नाम नहीं दे सका। गांव में उसे कई औरतें दिखाई दी जिन्होंने जेवरात के बोझ जिस्म पर लादे हुए थे। वहां मौजूद मर्दों की हैयत भी मुनफरिद थी। उन्होंने अपने गलों में बड़े बड़े तवे नुमा तौक डाल रखे थे। उन तवों पर खूबसूरत नक्शो निगार बने हुए थे। मोतिउद्दीन ताज्जुब की निगाहों से उन्हें तकता जा रहा था। वो दिल में सोच रहा था कि ये इंसान नुमा कौन सी मखलूक है जहां वो पहुंच गया है। मोतिउद्दीन के गांव में दाखिल होने पर बेहंगम सा शोर मच गया। सब लोग हैरत और खौफ से उसकी जानिब देखने लगे। कई चेहरे तो उसे ऐसे दिखाई दिए जो खौफ की तस्वीर बने हुए थे। सबसे बड़ा तवे नुमा तौक पहने एक शख्स उसकी जानिब बढ़ा। अजनबी लड़की उसे देखते ही वहां से खिसक ली थी। तुम शायद इधर राह भूल कर आ निकले हो नौजवान। हाँ, मोतिउद्दीन ने इख्तिसार से काम लिया। नौजवान, गालिबन तुम ये नहीं जानते कि ये इलाका हमारी मलकियत है और हम अपने इलाके में अजनबियों की आमद सख्त नापसंद करते हैं। उसका लहजा खूंखार था। मोतिउद्दीन ने उसके अंदाज से मुतासिर होने की जरूरत महसूस नहीं की। तुम शायद इस बस्ती के सरदार हो। तुम्हारा अंदाजा सही है। तुम चूंकि लाशऊरी तौर पर इस जानिब निकल आए हो, इसलिए पहली खता को मुआफ करना हमारा कानून है। तुम्हें शाम तक की मोहलत दी जाती है कि हमारे इलाके से निकल जाओ, वरना हम तुम्हें हलाक कर देंगे। सरदार, मोतिउद्दीन उसकी जानिब घूरते हुए गुर्राया।
मुझे किसी की गीदड़ भभकियां सुनने की आदत नहीं है। बहरकैफ मुझे तुम्हारी बस्ती में आने या ठहरने की कोई ख्वाहिश नहीं है। मैं अपने रास्ते से भटक गया हूँ। तुम सिर्फ इतनी मेहरबानी करो कि मुझे मेरी राह पर लगा दो। सरदार उसके लहजे पर दंग रह गया। उसने आज तक किसी में इतनी जुर्रत और एतमाद नहीं देखा था। बहादुर दिखाई देते हो। मैं बहादुरों की कद्र करता हूँ। तुम्हारा अंदाज मुनासिब नहीं है, फिर भी मैं अपने कौल के मुताबिक तुम्हें आज शाम तक कुछ नहीं कहूँगा। हालांकि मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम आज शाम तक हमारे इलाके से बाहर नहीं जा सकोगे और तुम आज हमारे शिकार बनोगे। उसका लहजा बेहद सफाकाना हो गया था। ये तो वक्त ही बताएगा कि शिकार कौन बनेगा और शिकारी कौन। तुम मेरे सवाल का जवाब जल्दी दे दो ताकि मैं तुम्हारे खेल से महजूज होने की कोशिश कर सकूं। मुझे तुम्हारे शिकार में लुत्फ आएगा। मेरे ख्याल में तुम मेरा वक्त बर्बाद कर रहे हो। मुझको चलना चाहिए। नहीं, तुम ऐसे नहीं जा सकोगे। वो अड़ गया। क्या मतलब? मोतियुद्दीन चौंका। तुम्हें हिफाजती तावीज अपने गले में लटकाना होगा ताकि हमारे इलाके में मौजूद अफसराएं तुम्हें अपना शिकार न बना सके। तुम्हारा इशारा गालिबन इस तवे की जानिब है। मोतियुद्दीन मुंह बनाते हुए उसके गले में मौजूद तोप की जानिब देखने लगा। समझदार भी हो। मुझे इसकी जरूरत नहीं है। दूसरा, मैं बलाओं और अफसराओं के वजूद को तस्लीम नहीं करता। तुम इस हिफाजती तावीज के बगैर यहाँ से एक कदम भी नहीं उठा सकते। बेकार की जिद छोड़ो। मेरा हामी और निगहबान मेरा अल्लाह है। मैं नहीं जानता कि तुम क्या कहना चाह रहे हो। सरदार उलझे हुए अंदाज में बोला। क्या तुम अपने बारे में कुछ बताना पसंद करोगे कि तुम कौन लोग हो और ये कौन सा इलाका है? उसने कहकहा लगाया। तुम हमें नहीं जानते। हैरत का मकाम है। तमाम जीनान जानता है कि हम काज हैं। ये जीनान कौन है? अजनबी। तुम बहकी बहकी बातें करने लगे हो। क्या तुम नहीं जानते कि तुम इस वक्त अजीम जार की सल्तनत जीनान में हो? सरदार उलझी निगाहों से उसे तकने लगा। उसके चेहरे पर हैरत के साथ हल्का सा खौफ भी दिखाई दे रहा था। मुझे नहीं मालूम कि जार कौन है और यहाँ जीनान कहाँ से शुरू होता है। मैं तो मंगोली सल्तनत का बासी हूँ। ख़याम ज़र्री खेल मंगोलों का दारुल हुकूमत सराय मेरी मंजिल है। मंगोल सल्तनत? सरदार हिचकिचाते हुए बोला। कहीं तुम्हारा इशारा तमोचन के मुल्क की तरफ तो नहीं है? हाँ, वही तमोचन जो चंगेज खान के नाम से मारूफ है, मोतियुद्दीन ने बताया। नौजवान, सरदार कदरे तवक्कुफ के बाद नरमी से बोला, तुम तमोचन के मुल्क से बहुत दूर निकल आए हो। ये जीनानी सल्तनत है। यहाँ यार की हुकूमत चलती है। अगर तुम तमोचन के मुल्क की जानिब चलना शुरू करोगे तो तुम्हें कम से कम 3 माह की मुसाफत तय करना होगी। तब जाकर तुम उसकी सरहदों पर पहुंच पाओगे। सरदार की बात सुनकर मोतियुद्दीन के चेहरे पर घबराहट के आसार फैल गए। वो परेशान दिखाई देने लगा था। क्या वाकई वो इतनी दूर निकल आया था? तमोचन के बारे में ज्यादा नहीं जानता। मेरे बाप ने मुझे बताया था कि वो बड़ा जालिम और हैबतनाक हुक्मरान था, मगर वो हमसे बढ़कर जालिम नहीं हो सकता क्योंकि हम तो इंसानों के शिकारी हैं। उसके चेहरे पर सफाकी गहरी होने लगी। मोतियुद्दीन उसकी बात पर गौर नहीं कर रहा था। वो जीनानी सल्तनत के बारे में सोच रहा था कि ये कहाँ वाक़े है। उसने कभी इस बारे में कुछ नहीं सुना था। सरदार ने उसे परेशान देखा तो एक जानिब इशारा किया। एक शख्स एक औसत कामत का तावीज लेकर वहां चला आया। मोतियुद्दीन उसे देखकर जैसे होश में आ गया। सरदार शायद उसे बेखबरी के आलम में तौक पहनाने का ख्वाहिशमंद था। उसने सुर्रत का मुजाहिरा किया और सरदार के पहलू में मौजूद चीनी तलवार खींच ली। ये बड़ा अहम मौका था। सरदार उसकी होशमंदी और दलेराना जुर्रत पर अश अश कर उठा। तलवार मोतियुद्दीन के हाथ में लहरा रही थी। सरदार उस शख्स समेत तेजी से पीछे हट गया। अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी होगी तो कोई मेरी जानिब बढ़ने की कोशिश नहीं करेगा, मोतियुद्दीन ने तेज लहजे में कहा और दूसरे लम्हे जस्त लगाकर घोड़े पर सवार हो गया। कबीले में कई मर्द निकलकर उसकी जानिब बढ़े। उसके हाथों में भाले और तलवारें मौजूद थी। मोतियुद्दीन के लिए वक्त जाया करना बेवकूफी थी, इसलिए उसने घोड़े को एड़ लगा दी। नौजवान, सरदार चीखती हुई आवाज में बोला, हिफाजती तावीज तुम्हें आफात से बचा सकता है। तुम खामखा बदगुमान हो रहे हो। सरदार, मोतियुद्दीन हंसते हुए बोला, मैं मुसलमान हूँ और मेरा यकीन है कि कोई आफत मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, बशर्ते कि वो अल्लाह की जानिब से ना हो। नौजवान, खेल अब शुरू हो गया है। अगर तुम आज शाम से पहले पहले हमारे इलाके से जिंदा निकल गए तो कल सुबह का सूरज देख पाओगे। तुम में से कोई मेरी राह में आया तो याद रखे कि कल का सूरज वो नहीं देख पाएगा। मोतियुद्दीन तलवार लहराता हुआ वहां से निकल गया। सरदार ने अपने बासियों को सब्र तहम्मुल की तलकीन की। वो रात को बाआसानी मोतियुद्दीन को पकड़ सकते थे। अभी रात होने में 2 पहरों का फासला बाकी था। दूसरी जानिब अल-मुल्कुल नासिर दाऊद अलकरक के शाही महल के एक छोटे से कमरे में मौजूद था। उसे चंद ही लम्हे पहले इत्तला मिली थी कि अम्मादुद्दीन इस्माइल अब अलकरक का रुख करने वाला है। वो जंगी तैयारियों में मसरूफ है। किसी वक्त भी वो बलबक से निकल पड़ेगा।
الملک الناصر داؤد اس کے مقابلے میں خاصا کمزور حکمران تھا۔ اس کا فوجی لشکر اتنا طاقتور اور تعداد میں زیادہ نہیں تھا کہ وہ جم کر عماد الدین اسماعیل کا مقابلہ کر سکتا۔ دوسرا یہ کہ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ عماد الدین اسماعیل براہ راست میدان جنگ میں لڑنے کی بجائے نفسیاتی داؤ کھیلنے کا ماہر تھا۔ وہ اپنے حریف کو لڑنے سے پہلے ہی ذہنی طور پر مفلوج کر دیا کرتا تھا۔ اس نے اپنی ذہنی سوچ کے مطابق یہ فیصلہ کیا کہ اس معاملے میں الملک الجواد کی مدد لینا مناسب ہوگا۔ یہ اس کا چچیرا بھائی تھا اور حکمران تھا۔ اس نے ایک تیز ہرکارے کے ذریعے تازہ صورتحال اس کے گوش گزار کی اور الملک الصالح عماد الدین اسماعیل کو باز رکھنے کی استدعا کی۔ الملک الجواد چند شرائط پر مدد کرنے پر آمادہ ہو گیا اور اس نے اپنی افواج کے ساتھ 2 ذی القعدہ 637 ہجری کو عماد الدین اسماعیل پر اچانک حملہ کر دیا۔ الملک الجواد الملک الناصر کی آڑ میں شاید کسی پرانے زخم کا بدلہ چاہتا تھا، اسی لیے اس نے الملک الناصر کو بنیاد بناتے ہوئے حلہ بول دیا۔ عماد الدین اسماعیل کو ملک الجواد کی جانب سے کسی قسم کا خدشہ نہیں تھا۔ اس کے اچانک حملے کے باعث وہ الجھ کر رہ گیا۔ الملک الجواد کے ساتھ صلیبی گروہ ٹیمپلرز کی اکثریت بھی شامل تھی۔ صلیبیوں کو عماد الدین اسماعیل سے کافی شکایات تھی۔ انہوں نے اس موقع سے فائدہ اٹھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ عماد الدین اسماعیل نے ناگہانی آفت سے نمٹنے کے لیے فوری عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بالبک کے تمام دروازے بند کر دیے۔ الملک الجواد کی افواج محاصرے ڈال کر بیٹھ رہی۔ الملک الناصر کو جب محاصرے کی اطلاع ملی تو اس نے اطمینان کا سانس لیا۔ قنائی خان شام کے وقت نور الدین کے گھر چلا آیا۔ بھرے دربار میں برقائی خان نے جس تلخ انداز میں اس کی عزت افزائی کی تھی وہ اب بھی سانپ بن کر اس کے سینے پر لوٹ رہی تھی۔ اس نے کافی سوچ و بچار کے بعد نور الدین سے ملنے کا فیصلہ کیا تھا۔ نور الدین عصر کی نماز سے فارغ ہوا تھا کہ اسے قنائی خان کی آمد کی اطلاع ملی۔ وہ عجلت کے عالم میں مہمان خانے میں چلا آیا۔ اس کے ہاتھ میں تسبیح تھی جس کے دانے وہ بے خیالی میں گرائے جا رہا تھا۔ قنائی خان نے جب نور الدین کا پرنور چہرہ دیکھا تو وہ بڑی اپنائیت سے اٹھ کر اس سے گلے ملا۔ نور الدین نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ قنائی خان، نور الدین تشکر آمیز لہجے میں گویا ہوا، میں اپنے گھر میں تمہاری آمد پر بے حد خوش ہوا۔ میرا خیال تھا کہ شاید تم کبھی مجھے اس قابل نہیں سمجھو گے۔ نور الدین، تم بڑے کم ظرف نکلے۔ میرے بارے میں ایسا سوچتے ہوئے تمہیں ذرا بھی آر نہیں آئی۔ میں آخر تمہارا ہمسایہ ہوں، ہم نے ساتھ ساتھ رہنا ہے، ہنسی خوشی ساتھ رہیں گے تو وقت اچھا گزرے گا۔ دوسرا، تم بھی ایک باپ ہو اور میں بھی، ہم دونوں غیر مذہب صحیح مگر پدرانہ تقاضے تو بدل نہیں سکتے۔ میں معذرت چاہتا ہوں کہ میری بات سے تمہارا دل دکھا، میرے کہنے کا مقصد یہ نہیں تھا۔ چھوڑو یہ بیکار کی باتیں، اپنے بیٹے کے بارے میں بتاؤ، اس کا کچھ پتا چلا؟ کچھ نہیں۔ نور الدین یکدم آزردہ ہو گیا، اس کے چہرے پر یاسیت چھانے لگی۔ اللہ جانے وہ کس حال میں ہے، بس وہی اس کا حامی و ناصر ہے، وہ جہاں بھی ہے اللہ اسے اپنی امان میں رکھے۔ برقائی خان واپس آ گیا ہے، تمہیں معلوم ہے کیا؟ قنائی خان نے جھک کر پوچھا۔ ہاں، وہ سیدھا میرے پاس ہی آیا تھا اور اپنی ناکامی پر خاصا برہم دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے اسے صبر و شکر کی تلقین کی تھی۔ اوہ، میرا اندازہ صحیح نکلا۔ کیا مطلب؟ برقائی خان تمہیں بے وقوف بنا گیا ہے، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ نور الدین بے چین سا ہو گیا تھا۔ میرا خیال تھا کہ وہ تمہیں سچائی بتا گیا ہوگا مگر اس میں سچائی بیان کرنے کا حوصلہ ہی پیدا نہیں ہوا۔ قنائی خان جیسے خود سے باتیں کر رہا تھا۔ قنائی خان، صاف صاف کہو کیا بات ہے؟ قنائی خان کا چہرہ اچانک اتر گیا، وہ اپنا سر جھکائے رنجیدہ دکھائی دے رہا تھا۔ قنائی خان، تم چپ کیوں ہو؟ نور الدین کی آواز کانپنے لگی۔ نور الدین، میں بھی ایک باپ ہوں، اولاد کیسے پالی جاتی ہے اور اس کا درد کیا ہوتا ہے یہ میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ کسی کو اس کی اولاد کے بارے میں کوئی بری خبر سنانا کتنا مشکل امر ہوتا ہے یہ شاید میں ہی جانتا ہوں۔ میں تمہارے پاس تعزیت کے لیے آیا تھا مگر یہ دیکھ کر مجھے مزید تکلیف ہوئی کہ تمہیں صریحاً دھوکے میں رکھا گیا ہے۔ تم ابھی تک بے خبر ہو اور یہ سمجھتے ہو کہ تمہارا بیٹا زندہ ہے۔ میں تمہیں یہ کیسے بتاؤں؟ تم جس بیٹے کی زندگی کا تصور کیے بیٹھے ہو وہ اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ خدا کے لیے ایسے جملے تو منہ سے مت نکالو قنائی خان۔ بے ساختگی میں اس کے منہ سے اتنا ہی نکل سکا۔ دوسرے لمحے وہ کسی کٹے پیڑ کی مانند زمیں بوس ہو گیا۔ قنائی خان تیزی سے اس کی جانب لپکا اور اسے سہارا دیتے ہوئے اٹھا کر بمشکل کرسی پر بٹھایا۔ اس نے قریب موجود پانی کی سراہی سے نور الدین کے چہرے پر چھینٹے مارے۔ کافی کوشش کے بعد نور الدین کو ہوش آیا۔ وہ بے رونق آنکھوں سے اس کی صورت دیکھے جا رہا تھا کہ شاید قنائی خان اپنے سابقہ جملے کی تردید میں کچھ کہے۔ وہ بجھا بجھا سا اور مزمحل دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے کچھ بولنا چاہا مگر قنائی خان نے ہاتھ سے اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا
नूरुद्दीन की हालत ऐसी थी जैसे उस पर पहाड़ आन पड़ा हो। मैं तुम्हारी बात पर कैसे यकीन कर लूं? वो नहीफ सी आवाज में बोला। यकीन? कुनाई खान ने एक गहरा सांस लिया, खुद उसका चेहरा भी उतरा हुआ दिखाई देने लगा। मेरे अजीज, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो शायद ऐसा ही सवाल करता। किसी बाप के लिए ये यकीन कर लेना कि वो औलाद की नेमत से महरूम हो गया है खासा दुश्वार उमर होता है, मगर जो हो चुका होता है उससे मुंह भी नहीं मोड़ा जा सकता। कुनाई खान, तुम्हें ये सब कैसे मालूम हुआ? नूरुद्दीन ने सवाल किया। कुनाई खान जवाब अपने जहन में तरतीब देने लगा। मैं आज ही शाही दरबार गया था, वहाँ बिरकाई खान की आमद पर शानदार ज़ियाफत का एहतमाम किया गया, मैं भी उसमें शामिल था। बिरकाई खान सुरूर व मस्ती में ऐसा महव हुआ कि उसे कुछ होश बाकी न रहा। शराब के खुमार ने ऐसी बातों को उगल डाला जो शायद वो होश में कभी तस्लीम न करता। उसने बड़े फखरिया अंदाज में ये इकरार किया है कि उसने खुद सरकेशी पहाड़ी पर मोतीउद्दीन को मौत के घाट उतारा था और इल्जाम सुर्खों के सर थोप दिया। मैं चूंकि उसके बेहद करीब था, इसलिए दीगर अहबाब की निस्बत मुझे उसकी बातों की ज्यादा समझ आई। मैं उसके अचानक इंकिशाफ से चौंक पड़ा। सिर्फ मैं ही दरबार में ऐसा शख्स था जो ये जानता था कि मोतीउद्दीन कौन है और सरकेशी पहाड़ी का मामला क्या था। हमारे पास ही बातो खान भी मौजूद था। उसने मामले की नजाकत को समझते हुए फौरी तौर पर दरबार बर्खास्त कर दिया और बिरकाई खान को वहां से हटा दिया। बाद में बातो खान ने मुझे ये खास हिदायत की कि मैं इस राज को तिश्तज़बाब न करूं, वरना सल्तनत में बदअमनी के साथ साथ मुसलमानों के खिलाफ एक नई लहर उठ खड़ी होगी। बिरकाई खान अनजाने में हिमाकत कर बैठा है। कुनाई खान अपनी सी कहे जा रहा था। नूरुद्दीन डूबते दिल से उसके जहर आलूद जुमले सुन रहा था। कुछ ही देर में उसे यूं महसूस होने लगा जैसे उसकी समात उसका साथ छोड़ने जा रही हो। कुनाई खान का जुमला अभी मुकम्मल नहीं हुआ था कि वो बेहोश हो गया। काफी देर बाद वो उसे होश में लाने में कामयाब हुआ। नूरुद्दीन का चेहरा सदियों के बीमार का सा दिखाई दे रहा था। कुनाई खान उसकी ढारस बंधाता रहा। जब उसे यकीन हो गया कि नूरुद्दीन उसे अपना हमदर्द समझ रहा है तो वो अपने असल मुद्दा की तरफ मुतवज्जे हुआ। नूरुद्दीन, मैंने सुना है कि तुम्हारे मजहब में जुल्म बर्दाश्त करना भी गुनाह है। तुम क्या कहना चाहते हो? मैं एक बाप होने के नाते तुम्हारे दर्द का हिस्सेदार बनना चाहता हूँ और एक जालिम को कैफरे किरदार तक पहुँचाने का ख्वाहिशमंद हूँ। बातो खान से मैं वादा कर चुका हूँ, मैं अपनी जबान बंद रखूंगा, मगर मुझसे तुम्हारा हाल नहीं देखा जा रहा, इसलिए हकीकत तुम्हारे गोशगुजार कर दी। अब मैं इतना कुछ कर चुका हूँ तो मेरी ये ख्वाहिश भी है कि तुम्हें हर कीमत पर इंसाफ दिलाया जाए। मैं सब्र के अलावा क्या कर सकता हूँ? नूरुद्दीन रोहानसा होकर बोला। तुम ये मत समझो तुम मंगोली सल्तनत में हो और यहाँ तुम्हें इंसाफ नहीं मिलेगा। मैं तुम्हारा साथ दूंगा और तुम्हें इंसाफ दिलाने में कोई कसर उठा नहीं रखूंगा। तुम मेरे साथ कल कोतवाली चलना और बिरकाई खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा देना। मैं इस बारे में अभी सोचूंगा कि मुझे क्या कदम उठाना चाहिए। दूसरा, मेरे पास बिरकाई खान के खिलाफ कोई सबूत भी तो नहीं है। सबूत मैं हूँ ना। कुनाई खान तेजी से बोला। तुम अब आराम करो, मैं कल सुबह फिर आऊंगा, फिर इस सिलसिले में मजीद बात होगी। नूरुद्दीन ने नहीफ अंदाज में असबात में गर्दन हिलाई। कुनाई खान कुछ देर इधर उधर की बातें करता रहा। इसके बाद वो वहाँ से रुखसत हो गया। कुनाई खान की इत्तला ने नूरुद्दीन को निढाल कर दिया था। ऐसी तकलीफ दे हालत में भी उसके दिल के किसी गोशे से दबी दबी सी आवाज उठ रही थी कि ऐसा कुछ नहीं है। कुनाई खान सरीहन झूठ बोल रहा है। बिरकाई खान ऐसा नहीं कर सकता। अगर वो ऐसा करता तो उसके पीछे कोई वजह तो होती। कुनाई खान की बातों में कुछ ऐसा जरूर मौजूद था जो नूरुद्दीन को मुतमईन नहीं कर पा रहा था। 7 ज़ीक़ाद 637 हिजरी में मिस्री उमरा की मजलिस इंतखाब ने राय शुमारी का अमल मुकम्मल कर लिया और इसी शाम बिलाद मिस्र के लिए नए सुल्तान के तौर पर नजमुद्दीन अयूब के नाम का हतमी ऐलान कर दिया गया। जमालुद्दीन अल-मराही ने जानिबदारी का इल्जाम लगाते हुए खासा वावेला मचाया, मगर उसकी एक न चली। गाजी अब्दुल्ला शाफई की चलाई गई तहरीक ने काम दिखा दिया था। उमरा का मुख्तसर तबका जो कि अम्मादुद्दीन इस्माइल का हामी था, महज इसलिए खामोश होकर रह गया कि अम्मादुद्दीन इस्माइल के बारे में अल-मुल्कुल जव्वाद की जंग के मुतजाद खबरों ने उसकी शोहरत खराब कर दी थी। ये भी गाजी अब्दुल्ला शाफई का ही कारनामा था। ऐलान के अगले दिन नजमुद्दीन अयूब को काहिरा आने की बाकायदा दावत भिजवा दी गई थी। जमालुद्दीन अल-मराही ने हालात को पूरी तरह अपने हाथों से निकलते देखकर काहिरा से फरार होना चाहा, मगर चंद उमरा ने उसके इस मंसूबे को बरवक्त नाकाम बना दिया। ये उमरा का वो तबका था जो माजी में उसकी चालबाजियों का शिकार हुआ था। वो किसी सूरत में उसे वहाँ से निकलने का मौका नहीं देना चाहता था। उसके घर के गिर्द पहरा लगा दिया गया। ऐलान के अगले ही दिन जमालुद्दीन अल-मराही के खिलाफ इल्जामात की तवील फहरिस्त काजी उल क़ज़ा के दफ्तर में दाखिल करा दी गई थी। जमालुद्दीन अल-मराही को अब साफ दिखाई दे रहा था कि जिल्लत और रुसवाई उसका मुकद्दर बनने वाली है। उसे अपनी जिल्लत का एहसास होने लगा
مگر وہ بے بس ہو کر رہ گیا تھا۔ عماد الدین اسماعیل کی جانب سے ہلکی سی امید ابھی تک باقی تھی، مگر وہ خود الملک الجواد کے ہاتھوں محصور تھا۔ ادھر مطیع الدین اس عجیب گاؤں سے نکل تو آیا، مگر وہ ابھی تک صحیح راستے سے بے خبر تھا۔ کوئی واضح اشارہ موجود نہیں تھا۔ وہ سرائے کی جانب بڑھنا چاہتا تھا، مگر قدرت اسے سرائے سے اتنا ہی دور کیے جا رہی تھی۔ وہ بھٹکتا ہوا روسی سلطنت کے بالائی حصوں میں پہنچ گیا تھا۔ سرد ہواؤں نے اسے الگ پریشان کر رکھا تھا۔ ازقائی سردار مانجی خان نے اسے سچ کہا تھا کہ وہ اس کی رہنمائی کے بغیر سرائے نہیں پہنچ سکے گا۔ وہ اس وقت کو کوسنے لگا جب اس نے بے وقوفی کرتے ہوئے ازقائی قبیلے سے قدم نکالا تھا۔